नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं संजय भाई टीच ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, तो ये साइंस का एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो आप अंत तक बने रहें, आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किसी बात के। अगर नए हैं तो पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या ये एनसीईआरटी का प्रश्न आप देखेंगे फिजिक्स का। सबसे पहले देखिए, बोले जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं। बताइए प्यारे दोस्तों, जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है हम लोग उसको क्या बोलेंगे। यानी कि जहाँ से प्रकाश निकलती है, यहाँ पे है कोई पॉइंट और यहीं से पूरा प्रकाश निकल रही है, ऐसे ऐसे करके निकल रही है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग। आप बताएंगे जल्दी फटाक से। तो प्यारे दोस्तों, जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं किरण पुंज। ठीक है, तो आप नोट करेंगे, जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसको हम लोग नाम देते हैं किरण पुंज। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकाश एक प्रकार का किसका स्रोत है। बताइए, प्रकाश एक प्रकार का किसका स्रोत होता है। प्यारे दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार का किसका स्रोत होता है। तो आइए हम आपको बता दें, प्रकाश एक प्रकार का जो होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है, तो ऊर्जा का स्रोत होता है। तो प्रकाश एक प्रकार का किसका स्रोत होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब प्रकाश किसी पदार्थ पर टकराए और वह चारों दिशा में फैल जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं। जब प्रकाश किसी पदार्थ पे, यहाँ पे मान लीजिए सपोर्ट कोई पदार्थ है, ठीक है, यहाँ पे कोई पदार्थ हम ले लिए और प्रकाश इस पर टकराती है, इधर भी फैल जाती है, इधर भी फैल जाती है, इधर से टकराए और इधर भी फैल जाती है, इधर भी फैल जाती है, इधर भी फैल जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस घटना को कहते हैं हम लोग प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को क्या बोलेंगे, तो प्रकीर्णन बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया, बहुत से प्रकाश की किरणें, सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि बहुत से प्रकाश की किरण पुंज एक, थोड़ा सा जो टाइपिंग हुआ है थोड़ा सा वो हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, चिंता नहीं करना। बहुत सी प्रकाश की किरण पुंज एक बिंदु से निकलते हैं तो उस किरण पुंज को क्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई प्रकाश का किरण पुंज है, टॉर्च मान लीजिए है, ठीक है, अगर इस टॉर्च से यहाँ से बहुत सारी प्रकाश निकल रही है, ठीक है, तो बहुत सारी, एक जगह से बहुत सारी किरण पुंज अगर निकलते हैं तो इसको क्या कहते हैं। जहाँ से एक बहुत सारी निकलती है तो हम लोग इसको क्या नाम क्या देते हैं। तो आप बताएंगे क्या नाम बोलते हैं उसको, अपसारी बोलते हैं, समांतर बोलते हैं कि अभिसारी बोलते हैं। तो आप फटाफट इसको आंसर करेंगे। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो इसको कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बात है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बताइए, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता क्या, कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जल्दी फटाक से बताइए, कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आपके जानकारी के लिए बताएं तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। बोलो हाँ या ना, तो जल्दी से फटाफट हाँ बोलिए। तो एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। तो हम लोग जिसको पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम लोग कहाँ पे प्राप्त करते हैं, तो पर्दे पर प्राप्त करते हैं। किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को। और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अगला आभासी से भी प्रश्न देखिए है, तो आभासी प्रतिबिंब की छवि कैसी बनती है बताइए। तो आप बोलेंगे कि आभासी प्रतिबिंब की, जो आभासी जो होता है प्रतिबिंब, उसकी छवि कैसी बनती है। जल्दी जल्दी बोलिए कि आभासी प्रतिबिंब की छवि कैसा बनेगा बताइए। आभासी जो प्रतिबिंब होता है उसका छवि जो हमेशा होता है, हमेशा एकदम याद रखना है, हमेशा सीधा बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा भाई मेरा, हमेशा
हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा कैसा बनेगा, तो हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब का जो छवि होता है, इसका जो छवि होता है, ये वास्तविक वाला का, वास्तविक का जो छवि होता है उसका हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है। कैसा होता है भाई, उल्टा होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करें, हम 30 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार परीक्षा में आने, चाहे वो कोई सा भी परीक्षा दे रहे हो, बिहार का, स्टेट का दे रहे हैं, या फिर बिहार बोर्ड का दे रहे हैं, या फिर एसएससी जीडी किसी का भी परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्योर एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। और आजकल एग्जाम में आप लोग ट्रेंडिंग देखें, एनसीईआरटी का कितना बड़ा क्रेज़ हो गया है, और एनसीईआरटी खूब ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइए। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ओम के नियम को लिखें, दोनों के बारे में बताया। आप ओम के नियम को लिखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, भी समानुपाती आई, ठीक है। इसी को और एक बात बोलते हैं कि भी बराबर क्या, आई आर। आर क्या है, तो आर एक प्रकार का प्रतिरोध है, आर इज ए रेसिस्टेंस, ठीक है। भी समानुपाती आई, तो इसके बारे में आप बताएं जल्दी, इसके बारे में बताएं फटाफट, जल्दी करें। तो आपको बताते हैं कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है, जूल प्रति कूलम। प्यारे भाइयों, आपको एक बात और बता दें कि अगर आपका कोई भाई, छोटा भाई, बंधु, या फिर बड़ा ऊंच नीच जो भी कोई भी है घर में, अगर कोई 10वां का तैयारी कर रहा है या फिर वो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, तो आप उनको एक सजेस्ट दीजिएगा, ये वीडियो वो जरूर से जरूर देखे, जलूल से जलूल देखे, ठीक है। तो चाहिए, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम होता है। आगे बढ़ें। चलिए, हम ओम के बारे में भी बताए थे। ओम का जो खोज किया था इसमें 10वां में बहुत, इसमें करीब अच्छा खासा नंबर पूछता है। ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने, जर्मनी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इसके बारे में चर्चा किया था, ठीक है। चलिए हम लोग तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए और क्या बताए, पवन विद्युत जनित्र में कम से कम चाल कितना होना चाहिए। यानी पवन विद्युत जनित्र, जो पवन चक्की जो घूरता है, ठीक है। और एक प्रश्न आपको जोड़ते हैं कि जो पवनों का जो देश कहा था वो डेनमार्क को कहा था। किसको, डेनमार्क को कहते हैं। लेकिन अगर बोलें तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, पवन चक्की की कितना चाल होना चाहिए, तो हम आपके लिए बता दें 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। देखिए आगे क्या है कि फ्लेमिंग के थोड़ा सा छूट गया यहाँ पे, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम तर्जनी किसको संकेत करता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त का जो नियम है वो तर्जनी किसको संकेत करता है, तो जल्दी बताइए। दो गो होता है, एक मैक्सवेल का नियम होता है और एक फ्लेमिंग का होता है, ठीक है। तो आपको बता दें, दो हस्त नियम, जो दायां हस्त नियम होता है, जो दाहिना होता है वो जनरेटर का नियम है। आपसे बोलेगा बताइए दाहिना किसके नियम को प्रदर्शित करता है, तो जनरेटर, और बामा किसको करता है, तो मोटर को करता है। लेकिन यहाँ प्रश्न वो नहीं, हम थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी बता दिए। आप बोलिएगा तो हम पूरा डिस्कशन करके बताएंगे, उसमें कोई ज़रूरी की बात नहीं। तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम के बारे में बताना है, उसका कौन सा, तर्जनी, कौन किसके बारे में बताना, तो तर्जनी के बारे में बताना। जल्दी फटाफट बताइए। आप नहीं बताए कोई बात नहीं। तो तर्जनी किसको, चुंबक के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। किसको भाई, तो चुंबक क्षेत्र किसको, तर्जनी किसको, फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम को, चुंबक क्षेत्र को ये प्रदर्शित करता है। ये अगर ऐसे होता है, ऐसे अगर अंगूठा बनाए हम आपके लिए, ये देखिए, ये रुकिए एक सेकंड, हम अंगूठा बना के दिखाते हैं आपको। हाँ देखिए भाई, ये आजा, चलो देखिएगा, हम आपको अंगूठा बना के दिखाते हैं। तो ये अगर सपोर्ट, ये आपका ये हो गया भाई हथेली। मेरा डायग्राम ना बहुत ख़राब है, फिर भी आई जस्ट विल ट्राई। ये हाथ हो गया, मान लीजिए ये बबुआ का हाथ है आपका, और ये है इसे, और ये जो दर्शाता है ये किसको दर्शाएगा भाई, तो चुंबक के क्षेत्र को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा, तो चुंबक के क्षेत्र को दर्शाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए तो हम लोग आ गए हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि बोल रहा है कि भाई कि विद्युत धारा चुंबक के क्षेत्र का प्रभाव किसने सत्यापित किया था, ये बात बताना आपको, किसने सत्यापित किया था। एक आदमी का बड़ा नाम आप लोग याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो हम एक बार आपको बता दें कि उन्होंने ना वो एक तरफ ऐसे करके लिया था भाई, एक यहाँ पे कोई पॉल लिया था, यहाँ पे ऐसे करके लिया था, और यहाँ पे एक तार लगाया था, ठीक है। और यहाँ पे स्टैंड लगा देते हैं, स्टैंड लगाने के बाद ऐसे करके, याद आ रहा होगा आप लोगों को। और ये है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था ऑस्टेंड, क्या नाम था, ऑस्टेंड था। उन्होंने यहाँ पे एक छड़ चुंबक लिया, ये सॉरी एक रॉड लिया था, और ये इसमें एक चुंबक लिया था। इसमें क्या था, एक चुंबक था। इसमें एक बार एक ही ओर से धारा प्रभावित कर रहा था,
और देखता था तो उसका कुछ अलग रिजल्ट आता था कि भाई चुंबक घूम जाता है। फिर जब बी से कर रहा था तो कुछ अलग और घूम जा रहा था। तो किसने बताया था? तो ऑस्टेन ने बताया था। किसने? ऑस्टेन ने बताया था। कब बताया था आप बताइए फटाफट। हम बताया था 1820 ईस्वी में बताया था। कब बताया था? 1820 में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इतना जानकारी के साथ। भाई ये मेरा फ़ोटो है, वो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये देखने के लिए लगाए ताकि आप मेरा चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। हम आशा और विश्वास के साथ कहते हैं इस आदमी को एक बार सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ ही आपको बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि समांतर क्रम समूह का सूत्र बताना आपको। दो क्रम होता है प्रतिरोध का, दो क्रम होता है, एक समांतर होता है, एक श्रेणी होता है। एक कैसा होता है? एक ऐसे करके जोड़ते हैं, एक प्रतिरोध को ऐसे करके जोड़ते हैं। आप बोलिएगा तो हम पूरा डिस्कस करते जाएंगे, प्रतिरोध क्या होता है, कैसे होता है, सब पूरा। ये इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। कैसा बोलते हैं भाई? श्रेणी क्रम की श्रेणी में है। और एक समांतर क्रम ऐसा करके होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम आप किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, कोई सा भी हो, चाहे वो कंपटीशन का हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो, सबके लिए प्रोसेस कंडीशन तो एक ही है भाई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग, ये जो बना के रखे हैं अभी आपके सामने, ये है समांतर क्रम और ये था श्रेणी क्रम, ये है समांतर क्रम। तो दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। अगर बात करें ये इसका फॉर्मूला का, श्रेणी क्रम का होता है आर एस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, उल्टा लिख दिया हम, ठीक है। ये 1/R1 और R2 किसके लिए है? हम थोड़ा सा उल्टा लिख चुके हैं यहाँ पे, देखिएगा आप लोग। अरे मिस्टेक हो जाता है भाई, सबसे होता है। आ जाओ, ये श्रेणी क्रम के लिए होता है आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन इसके लिए समांतर के लिए होता है 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, ठीक है। तो बटे में किसके लिए होता है? समांतर के लिए होता है, और श्रेणी के लिए सीधा वो श्रेणी में होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि बल्ब में कौन सा गैस डला होता है, यानी विद्युत जो बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस डला होता है। ऐसे करके बल्ब होता है, तो बल्ब, विद्युत बल्ब भी आप लोग देखे होंगे, इसमें अंदर में जो गैस होता है वो कौन सा गैस होता है, ठीक है। तो गैस अगर बात करें, इसमें निष्क्रिय गैस डाला जाता है। कैसा? निष्क्रिय गैस डाला जाता है। आपको निष्क्रिय गैस का नाम बताते हैं। ये आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में होता है। कौन सा वर्ग में? 18वें वर्ग में। पूरा हम नाम बताते हैं। देखिए ट्रिक मेरे पास है कि हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है, याद रखिएगा। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना से हो गया हीलियम, नीना से हो गया नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब है, ठीक है। उसमें से किसी भी एक का ऑप्शन में जो आएगा आप उसी को टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हीना क्या बताया था आपको? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होगा। देखो प्यारे दोस्त, हम प्रतिरोध नहीं पूछे हैं, प्रतिरोध का हम जानते हैं। प्रतिरोध रेसिस्टेंस का SI मात्रक ओम होता है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन हम यहाँ प्रतिरोध नहीं, हम प्रतिरोधकता बोल दिए हैं। तो प्रतिरोधकता का होता है क्या भाई? मेरा ओम मीटर होता है, ठीक है। क्या होगा? ओम मीटर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये डिस्कस आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो भाई एक बार लाइक जरूर कर दो, कमेंट जरूर करके बताना एक बार। बोल रहे निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। तो भाई दृष्टि दोष कितना प्रकार के होते हैं ये आप लोग खुद से कमेंट में हम लोग बताइएगा। कमेंट में करके बताना है कि दृष्टि दोष कितना प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम निकट दृष्टि दोष का उपचार बताते हैं। एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है भाई निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो भाई अवतल लेंस। क्या करते हैं? ये अवतल लेंस का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसमें? निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए। चलिए भाई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 19 में देखिए क्या कहता है, इंद्रधनुष का बाहरी रंग कैसा? इंद्रधनुष का बाहरी रंग कैसा होता है बताइए। तो इंद्रधनुष का बाहरी रंग कैसा होगा बोलिए। इंद्रधनुष जो होता है वो 7 रंग का निकलता है। कितना रंग का है भाई? 7 रंग का होता है। 1 2 3 4 5 6 और 7 रंग का होता है। सबसे अंदर में जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। और सबसे बाहर में जो होता है वो लाल रंग का होता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंद्रधनुष भी 2 प्रकार का निकलता है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा होता है द्वितीय इंद्रधनुष। ये प्रश्न पूछने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है।
यहाँ अगर पूछता प्रथम तो प्रथम की तरह, द्वितीय अगर पूछता तो उसके तरह जवाब देते कौन सा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि इंद्रधनुष का बाहरी रंग कौन सा होगा, तो हम लोग लगाएंगे इंद्रधनुष का बाहरी रंग कैसा होता है, लाल होता है, और सबसे अंदर का रंग कैसा होगा, तो बैगनी होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई मेरा दोस्त बहुत मेहनत किया जा रहा है आप लोग के पीछे, तो आप लोग पढ़ रहे होंगे ऐसा हमको लगता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोलता है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम महसूस पड़ने का क्या कारण है। बताइए क्या कारण है। दो कारण होता है, एक होता है परावर्तन और एक होता है अपवर्तन। तो परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश जाता है और वापस लौट के आता है, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, ये कोई कांच का सिल्ली है या कोई पानी है, यहाँ पे कोई पानी भाई ले लेते हैं, ठीक है, वैसे प्रकाश गए लेकिन ये किसी तरह मुड़ गए और बाहर निकल जाते हैं, मुड़ के थोड़ा सा विचलित होके। तो किसके कारण से अगर आपसे पूछा जाए कि पानी से भरी बाल्टी गहराई कम महसूस होना या अधिक कम महसूस होना किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, तो भाई मेरा अपवर्तन। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। चलिए अगला बोला कि लेंस का सूत्र बताइए लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न का था, यही वाला बात था लेंस का सूत्र वाला। चलिए तो भाई लेंस का सूत्र वाला बोला तो ये आप तो खुद से भी थोड़ा देर पहले बताएं। तो अपसारी लेंस के नाम से किसे जानते हैं, बताइए जरा। दो लेंस होता है, एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है। एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है। तो बताइए हम लोग दोनों के नाम से बताइए। अपसारी लेंस, चलिए तो बता दें आपको, अपसारी लेंस के नाम से हम लोग किसको, अवतल लेंस को जानते हैं। किसको, अवतल लेंस को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दो भाई। चलो अगला, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते, बताओ क्यों टिमटिमाते। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी फास्ट। बोलता है हीटर में किस धातु का तंतु का उपयोग किया था, बताओ हीटर में किस धातु के तंतु का उपयोग किया था भाई मेरा। तो हीटर में जो हम लोग धातु का उसको मिश्र धातु नहीं बोल, मिश्र धातु भी रहता है, ठीक है, लेकिन नाइक्रोम का, किसका, नाइक्रोम के धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं हीटर में, ठीक है। चलिए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक आप लोग जानते होंगे, एम्पियर होता है। क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 26 नंबर में क्वेश्चन क्या बोलता है, किलोवाट घंटा का एसआई मात्रक क्या होता है, बताओ किलोवाट घंटा का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी फटाफट बताइए अब। तब तक हम लोग नहीं, तब तक हम निचला पढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, वाट होता है, ठीक है। और किलोवाट घंटा का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइए। चलिए किलोवाट घंटा का एसआई मात्रक भाई जूल होता है। क्या होता है भाई, जूल होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, देखिए भाई अगला प्रश्न क्या कहता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 तक आ चुके हैं कि चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग, मतलब किस प्रकार के लोहे का उपयोग करते हैं। उपयोग यहाँ कट गया भाई, किस प्रकार के लोहे का उपयोग करते हैं भाई, बताओ। चुंबक बनाने के लिए बता दें आपको कि नरम लोहे का उपयोग करते हैं। कैसा लोहा, तो नरम लोहा का उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई देखिए क्या बोलता है अगला, कि चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का उपयोग करता है। अभी थोड़ा तुरंत पहले बताया कि नरम लोहे का उपयोग करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न फिर से लगता है वही वाला लग गया, कोई बात नहीं भाई। चुंबक बनाने के लिए कौन सा उपयोग, नरम लोहे का उपयोग करते हैं। चलिए भाई यहाँ बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। बोलता है विद्युत चुंबक क्षेत्र में खोज का योगदान अल्फ्रेड नोबेल को दिया गया। इसका जन्म कब हुआ था, बताइए इसका जन्म कब हुआ था, आप बताएंगे जल्दी फटाफट कमेंट करके। इसका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1791 को इसका जन्म हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 30वां नंबर क्या है, ये अंतिम क्वेश्चन है। देखिए अंतिम क्वेश्चन में क्या, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, बताइए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, तो जनित्र कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये जितना भी आप क्वेश्चन किए, ये वैसा क्वेश्चन था जो बार बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।